हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। तो आज उसी के क्रम में हम लोगों का अगला लेक्चर होगा। तो हम लोगों ने अब तक बात किया था 3 डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले लेकर करके रिवाइज कर लेते हैं। पहले बात किया था हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में, फिर बात किया था खिलजी डायनेस्टी के बारे में, और तीसरे डायनेस्टी की शुरुआत की थी हमने जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। और हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग मुख्य तौर पे 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक होंगे, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक होंगे, और तीसरे नंबर पे फिरोज शाह तुगलक होंगे, और चौथे नंबर पे खुसरो शाह जो लास्ट में चल कर के आएंगे। खिलजी तुगलक वंश के अंतिम शासक होंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में चर्चा किया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है तुगलक डायनेस्टी पे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ लिखते होंगे चीज़ों को, ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। अन्यथा एग्जाम के 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप पहले, बाद में बोल रहा हूँ, पहले यदि आप रिवीजन नहीं करते हो तो बहुत परेशानियां होती हैं, देखने को मिलती हैं हमें एग्जामिनेशन हॉल में। तो रिवीजन करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास तो होना ही चाहिए नोट्स, या फिर आप वीडियो देखकर रिवीजन करना चाहते हो तो आप वीडियो देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं, आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यदि बात की जाए तो इनके टाइम फ्रेम को लेकर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या इसका जवाब दे सकते हैं, कोई बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक का समय कब से कब है। चलो यह मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना, खैर ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका टाइम फ्रेम पहले लिख लो। 1325 से लेकर के 1351, 51 बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक का फेज है। यानी 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, साथ ही साथ अमीर खुसरो की हुई थी, और उसके साथ साथ उनके गुरु जी जो थे निजामुद्दीन औलिया साहब, उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन की जब मृत्यु होती है उसके ठीक 3 दिन बाद जूना खां, जो व्यक्ति जोना खां के नाम से जाना जाता था, वह आगे चल करके एमबीटी के नाम से जाना जाएगा। वह व्यक्ति अपने आप को सुल्तान तो घोषित करता है, लेकिन अगले 40 दिनों तक वह दिल्ली नहीं जाता है, बल्कि 40 दिन के बाद वह फिर दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है फिर वहां जाकर दिल्ली में अपने गद्दी पर बैठता है, शासक की गद्दी पे बैठता है। यह दरअसल शुरुआत का कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। यदि आपसे सोर्सेज के बारे में पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का अध्ययन करने के लिए हमारे पास सोर्सेज के तौर पे कौन कौन से ग्रंथ हो सकते हैं, तो आप लिखिएगा पहला ग्रंथ जो होगा वह जियाउद्दीन बर्नी का होगा। आपको पता ही है, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही आप लिखते चलेंगे हमारे साथ। तारीख है फिरोज शाही। दूसरे नंबर पे लिखिए किताब का। और दूसरा किताब की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में एक किताब लिखी गई थी, उस किताब से भी इस चर्चा मिलती है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय इसी किताब को लिखा गया था। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, और वह लिखिएगा फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, यह फिरोज शाह तुगलक के ऊपर लिखी गई किताब है। इसमें भी दरअसल इसके बारे में चर्चा है। चौथे नंबर पे यदि बात की जाए तो आप लिख सकते हैं मनशात ए माहरू। लिखिएगा मनशात ए माहरू। और यदि पांचवें नंबर पे बात की जाए तो आप लिख सकते हैं तुगलक नामा। ठीक है, क्या? तुगलक नामा। इतनी सारी किताबों का अध्ययन यदि आप करते हैं तो आप एमबीटी के बारे में, एमबीटी के पीरियड में जो भी घटनाएं घटी हैं उन तमाम सारे घटनाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं, आप तो नाम जरूर याद रखना।
आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। शायद आप लोग जानते होंगे। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी थी रेहला। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के एग्जामिनेशन में इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसको भी याद रखना। तो यह सोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब हम लोग एमबीटी के बारे में और क्या-क्या चर्चा कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तब तक के लिए आप इसको मिटा लीजिए, या फिर आप अगला पेज ले लेते हैं, हम लोग उसमें ही चर्चा करते हैं। अब देखो, यदि बात की जाए इनके एमबीटी के बारे में, तो हम लोग क्या-क्या चर्चा करेंगे। कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने पहले चर्चा किया। दूसरा, इनके मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, और मिलिट्री एक्सपेडिशन दरअसल पॉलिटिकल एस्पेक्ट का ही हिस्सा होता है। और तीसरे नंबर पे इनके इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे, हालांकि यह भी इसी में आ जाएगा। इनके जो 5 सुधार के लिए नियम इन्होंने लाया था, 5 जो अभियान किया था, उसके बारे में। उसके बाद चौथे नंबर पे बात की जाए तो कुछ मिसलेनियस जो इन्फॉर्मेशन होते हैं प्रत्येक शासक के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। और फिर और देखते हैं इसमें और भी कोई चीजें होंगी तो उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग विस्तार से। कोई भी चीजें छूट जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, हम लोग फिर से उस पर चर्चा कर लेंगे। इसको मिटाता हूँ, और मिटाते नहीं उसमें तो समय लगेगा, इससे बेहतर है कि अगला पेज ही ले लेते हैं हम। चलो, अब आप हमारे साथ लिखते चलना। कुछ तो आप लिखो इनके बारे में। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को कई लोगों ने उपाधि के तौर पे दिया, या कई लोगों ने गुस्सा होकर, कई लोगों ने नाराज होकर इनको वह बोलने का काम किया है। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा, रक्त का प्यासा। ठीक है, ये सब इन्हीं का नाम है। आपसे पूछा जाए कि ये सब किसका उपनाम है, तो ये सब देख लेना, ये सब एमबीटी का ही उपनाम है। इसीलिए आपसे मिलाने के लिए पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। रक्त का प्यासा, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। लिखिएगा, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लिखिए, हमारे साथ लिखते चलेंगे, परोपकारी तुगलक। परोपकारी तुगलक। अब देखो, एक बात का ध्यान रखो कि रक्त का प्यासा और अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, परोपकारी तुगलक, यह तीनों दरअसल अपने आप में अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पीरियड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शासक के साथ काम करते हैं, और कुछ लोग उनके विरोध में होते हैं। तो जिस तरीके से भी ये लोग होते हैं, उस तरीके का उनका स्टेटमेंट होता है। तो आप रक्त का प्यासा स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि एमबीटी का कोई चाहने वाला का स्टेटमेंट तो वो हो नहीं सकता है। वह जब भी होगा तो इसके विरोध वाले व्यक्ति का ही वह स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण भी इनके विरोध वाले का ही हो सकता है। और यदि परोपकारी तुगलक इन्हें कोई कह रहा है, तो परोपकारी तुगलक जब भी कोई कहेगा, इसका अर्थ यही है कि इनके चाहने वाले ही कोई होंगे तभी कह सकते हैं। यानी कि इनके दौर में इनके विरोधी लोग भी हैं और इनके समर्थक लोग भी हैं राइटिंग की दुनिया में। चौथे नंबर पे लिखिएगा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्या लिखिएगा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि दिल्ली के सिंहासन को, आप पूरा लिखिए, दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। ईश्वरी प्रसाद ने कहा है सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। तो यह दरअसल इनके समर्थन में दिया गया स्टेटमेंट है। यानी कि ईश्वरी प्रसाद जो हैं एमबीटी से रखते होंगे सहमति, या फिर जो भी चीज़ें हों। उस दौर के तो खैर ईश्वरी प्रसाद हैं नहीं, ईश्वरी प्रसाद तो बहुत बाद के हैं, मिडिएवल हिस्ट्री के हिस्टोरियन हैं, बहुत बाद में आए हैं चल करके। तो मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ चीज़ों को लिख रहे होंगे, और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता इनके दरबार में आया था तो कब आया था, और किताब का नाम तो आपको पता ही है, और कहाँ से आया था। दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं।
1333 में आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ में है? ऑब्वियसली अफ्रीका में ही होना चाहिए। और किसके यहाँ आया था? एमबीटी के यहाँ। किताब क्या लिखा था? रेहला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आगे लिखिएगा 1342 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में इसी किसको? एमबीटी को नहीं, सॉरी, इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चूँकि इसके दरबार में आया था तो बाद में इसको राजदूत बनाया और उसको चीन भेजा था। इसके बारे में कई शासकों के, कई लेखकों के स्टेटमेंट हैं, उसके बारे में यदि लिखे तो पहले नंबर पे लिखिएगा इसामी जो है, जिसने किताब लिखी थी फुतुह उस सलातिन, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। तो इसामी ने इसे निरंकुश शासक और विधर्मी बताया है। लिखिएगा, इसामी ने इसे निरंकुश शासक प्लस विधर्मी इसे बताया है, धर्म को नहीं मानने वाला। दूसरा, बर्नी ने इसे विपरीत तत्वों का मिश्रण, ठीक है, किसने? बर्नी ने इसे विपरीत तत्वों का मिश्रण तथा सृष्टि का आश्चर्य बताया है, तथा सृष्टि का आश्चर्य बताया है। और तीसरे नंबर पे लिखिएगा एलिफिंस्टन। कौन? एलिफिंस्टन या एलिफिंस्टन। एलिफिंस्टन ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। कुछ अंश था क्या? सीधा कह देता पागल ही था। ठीक है, इसने कहा इसके अंदर पागलपन का कुछ अंश था। ठीक, आगे लिखिएगा। मेरा ख्याल है कि आप लिख रहे होंगे, इसीलिए मैंने मिटाया है। इब्न बतूता जो है वह इनके बारे में क्या कहता है? इब्न बतूता ने इनके बारे में कहा कि सुल्तान सबसे नम्र और ऐसा मनुष्य था जो हमेशा दूसरों को अच्छा करने के लिए उत्सुक रहता था। अब देखो, यहाँ से 4 लोगों का स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आपको पता चल गया होगा कि बर्नी इसके विरोध में लिख रहा है, इसामी इसके विरोध में लिख रहा है, एलिफिंस्टन जो है वह इसके विरोध में लिख रहा है, इब्न बतूता इसके समर्थन में लिख रहा है। इब्न बतूता को चूँकि यह NRI बना करके चीन भेजा था, आज की भाषा में बोले तो NRI ही ना, चीन भेजा था। कहाँ? चीन। कब भेजा था? 1342 ईस्वी में। इसीलिए इब्न बतूता कहता है कि जो MBT है वह बहुत ही नम्र है और ऐसा मनुष्य है जो हमेशा दूसरों को अच्छा करने के लिए उत्सुक रहता था। आगे लिखिएगा, दिल्ली के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उन्हें अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। अगला पॉइंट लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आप को खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण की। ठीक है, अमीर उल मोमिनीन इसकी उपाधि उन्होंने धारण की थी। किन्होंने? MBT ने। आगे लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आरंभिक काल में सुल्तान के पद के लिए खलीफा के से पद की स्वीकृति नहीं ली और न ही अपने सिक्कों पे उसका नाम अंकित करवाया। थोड़ा रेबेल टाइप का था, रेबेलियन टाइप का था, विद्रोही टाइप का था। इसने क्या किया कि अपने सिक्के तो जारी करवाए लेकिन सिक्कों पे खलीफा का कोई भी चित्रांकन नहीं किया, उसका चित्र का अंकन नहीं किया और साथ ही साथ उससे अपने सुल्तान पद की स्वीकृति भी नहीं ली। तो बुरा तो लगना ही था खलीफा को, इसीलिए इसको रिवेलियन टाइप से माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब इसका पीरियड का अंतिम दिन आया, शासन के अंतिम दिन, तो उसने खलीफा से सुल्तान के पद के लिए स्वीकृति भी ले ली और अपने सिक्कों पे उनका नाम भी अंकित करवाया। तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा टसल होता है, टसन में रहता है आदमी ना, लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा गिर जाता है उसको जब चीज़ें समझ में आती है तो। और कहता है कि आप सब लिखिएगा स्टेटमेंट, मैं आपको सुना रहा हूँ स्टोरी वाइज, इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें फैक्ट नहीं है, आप लिखते चलेंगे। और कहा जाता है कि बलबन की तरह, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन की तरह सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया मानता था और अपने सिक्कों पर सुल्तान के लिए जिल इल्लाह
ठीक है, जिले-इल्लाही किसने करवाया था? बलबन ने। और यहाँ पर जिले-इल्लाह शब्द खुदवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर। अगला पॉइंट लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। कि कौन सा वर्ग? उलेमा वर्ग कौन होता है? जो कानून वगैरह बनाते हैं, धार्मिक लोग जो हैं, ठीक है, जुडिशियल लोग हैं। तो कहा कि उलेमा लोगों के द्वारा, ठीक है, जो शासन में हस्तक्षेप किया जाता था, इसको नकार दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑब्वियस सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में चर्चा भी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, न्याय विभाग पर से उलेमा का आधिपत्य को समाप्त कर दिया गया। न्याय विभाग पर से उलेमा का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। उलेमा कौन सा वर्ग है? उलेमा एक ऐसा वर्ग है जो कानून बनाने में मदद करता था राजा का, या यूँ कहो कि जैसे आज के दौर में जो एडवोकेट हैं, जज हैं, सीनियर जज हैं, ये सभी लोग उस दौर के उलेमा वर्ग में काउंट किए जाते। अगला लिखिएगा, योग्यता के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भी काजी का पद प्रदान किया। किसके आधार पे? कालीवर। हालांकि कैलीवर एक अलग टर्म है, कलीवर नहीं लिख करके लिखिए। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता के आधार पे सभी लोगों को गद्दी दिया था। और यह भी लिखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने तांबे और अन्य धातुओं के सिक्के के माध्यम से जनता को राजस्व का, ठीक है, राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। सिक्के के माध्यम से थ्योरी ऑफ किनशिप को बताने का प्रयास किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और अन्य सिक्के भी चलाए थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य, यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में था, तो आप लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक साहब के शासनकाल में सर्वाधिक इसका विस्तार हुआ था। आगे लिखिएगा, इस समय जो प्रांत हैं वह 23 हिस्सों में बटा हुआ था। 23 प्रांत थे इनके टोटल, 23 प्रांतों में इनका साम्राज्य बटा हुआ था। और अगला लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं, मुसलमानों और विभिन्न निम्न कुलों एवं जातियों के लोगों को राज्य में उच्च स्थान प्रदान किया था। यानी हिंदू को, मुसलमान को, लोअर कास्ट के लोगों को, यानी कि ओवरऑल सभी लोगों को प्रशासन में इन्होंने जगह दिया। यानी ठीक है, भेदभावकारी नहीं था, भेद नहीं करता था जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। चूँकि योग्यता के आधार पे नौकरी दे रहा था तो उसी समय मैटर क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन एक अलग पॉइंट बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। आगे लिखिएगा, बलबन और इल्तुतमिश ने निम्न कुल के लोगों को उसके पद से हटा दिया था। उसके ठीक उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, निम्न वर्ग के लोगों को अपने यहाँ गद्दी पर बैठाया था। गद्दी पर इन सेंस सुल्तान वाले गद्दी पे नहीं, सुल्तान वाले गद्दी पे तो खुद बैठेगा ना, बाकी जो अधिकारियों के गद्दी होते थे उस पे। आगे लिखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनके अमीर वर्ग में, अमीर वर्ग होता था ना नोबल क्लास में, मंगोल थे, विदेशी मुसलमान थे और भारतीय मुसलमान भी थे, ये सभी लोग, और साथ ही साथ हिंदू भी थे, लोअर कास्ट के लोग भी थे। यही वाला पॉइंट सेम पॉइंट है, ठीक है। सभी लोग इनके प्रशासन में भागीदारी निभाए थे। आगे लिखिए, इन्होंने सती प्रथा पर, ठीक है, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और पूरी तरीके से सती प्रथा को कब रोका गया था, कोई बता सकता है? बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां से बता सकते हो कि सती प्रथा को पूरे तरीके से रोका किसने था, किसके दौर में हुआ, उसको रोका गया था, और किसकी किसकी भूमिका रही है उसमें। यह दरअसल इनके बारे में कुछ बातें हो गई थी। अब हम लोग बात करते हैं इनके रिलीजियस पॉलिसीज़ को लेकर। इनके जो रिलीजियस पॉलिसी रहे हैं, इनके जो धार्मिक नीति रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे लिखिएगा, पहला पॉइंट, सुल्तान एक धर्म सहिष्णु शासक था और उसने हिंदुओं को भी उच्च पद पर आसीन होने का मौका दिया था, उच्च पदों पर उन्हें भी बैठाया था। तो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी कि सहिष्णु को क्या बोलते हैं बताओ? टॉलरेंट और इनटॉलरेंट, है ना, तो टॉलरेंट था ये। आगे लिखिएगा, साई राज नामक उसका एक हिंदू मंत्री था, ठीक है, साई राज। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, साई राज नामक हिंदू एक उसका मंत्री हुआ करता था। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दक्षिण का नायब
वजीर। ठीक है, दक्षिण भारत में इसका एक वजीर था, नायब वजीर, उसका नाम था धारा। वह भी दरअसल हिंदू था, उसे भी गद्दी पे बैठाया था। तीसरे नंबर पे लिखिएगा रतन नामक, ठीक है, रतन नामक हिंदू को उसने सहवान सिंध का राज्यपाल बनाया था। कहाँ का? सिंध का राज्यपाल बनाया था। और चौथे नंबर पे लिखिएगा कि इसी को अजीम उस सिंध की उपाधि दी थी। क्या? अजीम उस सिंध, अजीम उस सिंध की उपाधि धारण की थी, धारण नहीं किया था बल्कि इसको दिया गया था। अब आगे लिखो, यह चूंकि धार्मिक रूप से टॉलरेंट है तो यह होली में भी भाग लिया था। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के तमाम सुल्तानों में यह पहला सुल्तान है जिसने होली के त्यौहार में स्पेशली भाग लिया था और साधुओं को ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण भी करवाया था। धर्मशाला का निर्माण भी करवाया था। और इस समय जो है एक जैन विद्वान हैं, जैन स्कॉलर हैं जैन धर्म के, उनका नाम है जीन प्रभा सूरी। क्या नाम है? जीन प्रभा सूरी। तो कहा जाता है कि इनका जो जैन गुरु जीन प्रभा सूरी थे उनके साथ इनके संबंध अच्छे थे। अच्छे रहेंगे नहीं, चूंकि टॉलरेंट है ही तो अच्छे रहेंगे सबके साथ, तो उनके साथ संबंध अच्छे थे। और एक अन्य जैन विद्वान थे इसी समय में जो इनके यहाँ बैठते थे, इनके दरबार में रहते थे, उनका नाम लिख लीजिए, उनका नाम है जम्बू जी। और दूसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो दूसरे का नाम है राजशेखर। तो जम्बू जी और राजशेखर, इन दोनों को इन्होंने संरक्षण दिया था, अपने यहाँ रखा था। कहाँ? दरबार में। जिस तरीके से अबुल फजल हो, ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? अकबर के दरबार में रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एमबीटी के दरबार में कौन रहेंगे? जीन प्रभासूरी नहीं, राजशेखर और जम्बू जी। ठीक है, जम्बू जी के बारे में मैंने बताया, दोनों जैन गुरु हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, सुल्तान पालितान या पालिथाना, जिसको गुजरात कहते हैं, ठीक है, पालिथाना में, कहाँ? पालिथाना गुजरात में है, गुजरात। यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम लिख लीजिए, शतरुंजय नहीं, मृत्युंजय होना चाहिए, मृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे हालांकि कम देखने को मिलता है कि कोई दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मंदिर क्यों बनवाएगा, लेकिन चूंकि यह टॉलरेंट था तो इन्होंने बनवाया था। कहा यह जाता है कि सूफीज़म में, ठीक है, जब हम लोग सूफीज़म पढ़ेंगे तब बहुत विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। सूफीज़म में यह दरअसल बिलीव नहीं करता था, लेकिन जो सेंट होते थे उनका काफ़ी सम्मान करता था। यही टॉलरेंट व्यक्ति की पहचान है। आगे लिखिएगा, इसी समय लिखिए कि यह जो है सूफी सेंट शेख अलाउद्दीन, क्या नाम है? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। एमबीटी किनका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का, यह इनके गुरुजी का नाम है। आगे लिखिए, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ख्वाजा चिश्ती की दरगाह, ठीक है, जिसने ख्वाजा चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूरा नाम है ना, उनकी दरगाह और उनके साथ साथ, आगे लिखिएगा, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद, महमूद गजनबी का जो भतीजा था, सैयद सालार मसूद का जो सेमेट्री था, जो इनका कब्र था, उनका दर्शन किया था इन्होंने। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने इसका दर्शन नहीं किया था। यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दर्शन किया है, किनका? ख्वाजा चिश्ती की दरगाह का और साथ ही साथ बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे का। अगला लिखिए, आगे पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की तरफ चले तो आप हम लोग कह सकते हैं बदायूं में, मीरन में, ठीक है, बदायूं में जगह है एक, बदायूं में
मीरन मुल्हिम। कहाँ? मीरन मुल्हिम व्यक्ति का नाम है। बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, और अजोधन में शेख अलाउद्दीन जो इनके गुरुजी हैं। अजोधन कहाँ में है? अजोधन पंजाब में है। शेख अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन के कब्र और इन सभी का कब्र और साथ ही साथ मकबरा भी बनवाया, साथ ही साथ मकबरा भी बनवाया था। कहा जाता है कि शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक था। इस समय एमबीटी का एक विरोधी है जो कि शेख ही है, सूफी सेंट है, उसका नाम लिख लीजिए, शेख नसीरुद्दीन चिराग। यह दरअसल एमबीटी का विरोध करता था। और इसी में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसामी और बर्नी का स्टेटमेंट है, उसको भी लिख लीजिए। इसामी प्लस बर्नी ने इसके धार्मिक नीतियों को देखते हुए, चूँकि बहुत टॉलरेंट था और इसामी और बर्नी थोड़ा सा टिपिकल टाइप के मुसलमान थे, तो इसीलिए उन्होंने इन्हें विधर्मी कहा है। क्या कहा है? विधर्मी। कई लोग इसे अधर्मी भी कहते हैं। तो विधर्मी अधर्मी आप जैसे एग्जाम में आ जाए आप उसको टिक कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन और इनके जो पॉलिसीज़ रहे रिलीजियस पॉलिसीज़ उसके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके अभियान को लेकर के, जो इन्होंने 5 अभियान किए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए लोगों को चैनल पे कनेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।